सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग इंडिया एकेडमी। आज से हम लोग एसएससी ऑनलाइन बैच के अंदर जनरल साइंस की क्लास 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं। फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। फिजिक्स, ओके। थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, थिकनेस को कम कर लेते हैं। ओके, यस। नाउ व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स की अगर बात की जाए तो स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। हमारे आसपास जितने भी फिनोमिना आकर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो है जितने भी फिनोमिना आकर कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे आकर कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग मूव कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, चीजें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एक दूसरे से रिपेल हो रही है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। जब हम लोग फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, ठीक है, और जो फिनोमिना आकर हो रहे हैं हमारे आसपास, ठीक है, हमारे वर्ल्ड के अंदर जो फिनोमिना आकर हो रहे हैं, जब हम लोग उनको स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। यानी कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना किस तरीके से अकर करते हैं, वो सारी बात जो है हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। और हम लोग उनकी बातें करेंगे भी, ठीक है। ऑलरेडी हमने सब टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली मैटर, ठीक है। मैटर जो है, ठीक है, एनर्जी जो है, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में किस तरीके से इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है, किस तरीके से इंटरैक्शन हो रही है, तो वो सारी बातें हम लोग फिजिक्स के अंदर करें, ठीक है। सारी बातें हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में पता चल गया कि फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है। फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है। डिफरेंट फिनोमिना को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। मैटर और एनर्जी के बीच में किस तरीके से इंटरैक्शन होता है, वो सारी बातें हम लोग फिजिक्स के अंदर करते हैं और हम लोग करेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर आपको सिर्फ कुछ कुछ बातें जाननी है, उसके बाद हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर चलेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, नेचर के अंदर ना कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। नेचर के अंदर क्या होता है, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अच्छा, फंडामेंटल का अगर किसी को मतलब नहीं पता तो मैं फंडामेंटल का मतलब बता देती हूँ। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। यानी कि वो फोर्स है जो अगर नेचर के अंदर नहीं होंगे, हमारी प्रकृति के अंदर अगर ये फोर्सेस नहीं होंगे तो हमारी प्रकृति जो है, हमारा जो नेचर है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। यानी कि इन फोर्सेस का जो है होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन फोर्सेस का जो है होना बहुत जरूरी है हमारे नेचर के अंदर। अगर ये फोर्सेस नहीं होंगे तो हमारा नेचर के अंदर इंबैलेंस होगा, प्रॉपर इंटरैक्शंस नहीं होंगी, प्रॉपर वे में फोर्सेस एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा बेसिकली, क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा नेचर है वो ढंग से काम नहीं करेगा, ठीक है। अब कितने फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं? देयर आर, जस्ट अ मिनट, ओके, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इसको याद रखना है, ठीक है। एसएससी अपने एग्जाम्स में ऑलरेडी पहले भी कई बार पूछ चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कितने फोर्सेस होते हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर। और ये पहले पूछा गया, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। इजी टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखो, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको पता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि अगर मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, अगर मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया अपने हाथ से, ठीक है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं अभी। अगर मैंने इसको अपने हाथ से छोड़ दिया तो ये नीचे ही जाएगा।
अगर मैंने इसको अपने हाथ से छोड़ा तो ये कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ये पेन हमेशा नीचे जाएगा, ठीक है। अगर छत पे से, ठीक है, टेरेस पे से अगर कोई बॉल गिरती है तो वो बॉल हमेशा नीचे आएगी, वो बॉल ऊपर नहीं जाएगी। हाँ, अगर आपने उसको ऐसे ऊपर की तरफ उछाला, अगर आपने बॉल को ऊपर की तरफ उछाला तो वो एक टाइम तक ऊपर जाती है, एक हाइट तक ऊपर जाती है, उसके बाद में वो बॉल फिर वापस नीचे ही आती है। यानी कि ग्रेविटी, ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। यानी कि ये वो फोर्स है विच एक्ट बिटवीन एनी टू मासेस, ठीक है। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स है तभी तो क्या हो रहा है ना कि चीजें आकर्षित हो रही है, ठीक है, चीजें आकर्षित हो रही है, तो ये क्या होता है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये किन्हीं भी दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक है, किन्हीं भी दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक है। अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। अगर जो है हमारे प्लैनेट्स है, ठीक है, डिफरेंट प्लैनेट्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल पुल है। ग्रेविटेशनल पुल का जो रेंज होता है इट इज इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज क्या होता है, इनफाइनाइट रेंज होता है इसका, ठीक है। यानी कि आपको पता भी नहीं है ये कितनी दूर तक लगता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मून की, तो मून हमसे कितनी दूर है, मून कितनी दूर है ना, मून और हमारे बीच में भी इस वक्त, ठीक है, हर इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे साथ में कोई और इंडिविजुअल लेट्स से खड़ा है, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो हमेशा होगा ही होगा। किन्हीं भी दो मासेस के बीच में, कितना भी छोटा मास है, ठीक है, पर दो मासेस के बीच में हमेशा जो है ग्रेविटेशनल पुल होगा ही होगा, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट रेंज होती है, और ये दो मासेस के बीच में लगता है, और ये क्या होता है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। यानी कि लग तो रहा है, लग तो रहा है मासेस के बीच में, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं मून की तरफ खिंची चली जा रही, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वीकेस्ट फोर्स है। लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स है, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये क्या कर सके, उतने पावर पे या इतने डिस्टेंस पे उसको अपनी तरफ उतनी स्ट्रांगली पुल कर सके, ठीक है। तो यानी इसके बारे में आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। दो मासेस के बीच में लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इनफाइनाइट रेंज पे काम करता है, स्मॉल रेंज पे काम नहीं करता, और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now if we talk about the second force, so the second force is strong nuclear force, okay. The next force is strong nuclear force. Strong nuclear force से आपको क्या समझ में आ रहा है, strong nuclear force से हमें ये समझ में आ रहा है, जस्ट अ मिनट, कि ये लगेगा न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। न्यूक्लियस से हमें क्या समझ में आ रहा है, न्यूक्लियस के बीच में लगा। अब न्यूक्लियस क्या होता है ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या पता होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में अगर बेसिक बात की जाए तो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है, और न्यूक्लियस का है एटम के अंदर है, ठीक है। ये क्या है, एक एटम है, ठीक है, और यहाँ सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि यानी कि ये जो फोर्स है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ओके। ये क्या होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है, सबसे ताकतवर जो फोर्स है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहले बहुत बार पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। ये लगता कहाँ है, ये लगता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है इनसाइड द
न्यूक्लियस, ठीक है। और ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये क्या होता है, ये होता है शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज द शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी कि बहुत छोटी रेंज में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो, कुछ सोच के देखो, ये क्या था, ये एक एटम था, ठीक है। ये क्या एटम था, ये एटम के अंदर क्या था, न्यूक्लियस। देखो ये ना बहुत ही रफ डायग्राम मैंने बनाया एटम का, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स भी हमें रिवॉल्व होते दिखाई देते हैं, पर वो सारी बात हम लोग केमिस्ट्री में करेंगे, या यहाँ पे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये याद रखो कि ये एटम है, एटम के अंदर ये क्या है, ठीक है। एटम के अंदर ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। पर ये लग भी तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही रहा है, तो यानी कि कितनी छोटी रेंज में लग रहा है, आप ये भी देखो, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बट इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्टिल इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स थे ये आपको किसके बारे में याद रखने हैं, आपको याद रखने हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब हम लोग अगर बात करें थर्ड फोर्स की, तो थर्ड फोर्स क्या है, थर्ड फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। थर्ड फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स से आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है यार, देखो जिसके नाम में ही वीक है, सोच के देखो कितना वीक फोर्स होगा, है ना। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि ये ना वीकेस्ट फोर्स है। आप देखो यहाँ पे अगर आप लोग क्यों करने लगोगे ना कि ये वीकेस्ट फोर्स क्यों है, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, हम इंट्रोडक्शन पे ही रह जाएंगे। तो ये वो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वो पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपसे एज इट इज पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इनके बारे में जो है आगे पढ़ना होता तो आप लोग अभी एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते, आप लोग फिर अपना एकेडमिक्स पढ़ रहे होते। पर हम लोग तो अभी क्या कर रहे हैं, एकेडमिक्स नहीं कर रहे, एसएससी कर रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज द वीक फोर्स, और वीक भी छोटा मोटा वीक नहीं, वेरी वीक फोर्स, ठीक है। यानी कि ये वीक भी क्या है, बेसिकली एक्सट्रीम लेवल पे वीक फोर्स है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली एक्सट्रीम लेवल पे वीक फोर्स है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये बहुत छोटी रेंज पे काम करता है ना। अच्छा, इसको रेड की बजाय किसी और से लिख लेते हैं। देखो एक तो है ही वीक फोर्स, ऊपर से काम भी छोटी रेंज पे कर रहा है ना। जब है ही वीक फोर्स तो बेचारा कैसे काम करेगा, बड़ी रेंज के ऊपर काम ही कैसे करेगा। जो फोर्स अपने आप में वीक है कर सकता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी है, अगर आप लोग इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करो तो वो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप का फोर्स है और वो हर दो मासेस के बीच में लग रहा है, ठीक है। पर जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है रेडियो एक्टिव डीके के दौरान, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके के दौरान या फिर रेडियो एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। ये कब लगता है, ये लगता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है ये हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल होता है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि इसके बारे में आपको जो बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, वेरी वीक फोर्स है, ठीक है। बहुत छोटी रेंज के ऊपर काम करता है, वेरी स्मॉल रेंज के ऊपर काम करता है, और ये रेडियो एक्टिव डीके के अंदर जो है एक रोल प्ले करता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके के अंदर ये एक रोल प्ले करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल जो है वो रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, लास्ट फोर्स की। कितने कितने मैंने आपको फंडामेंटल फोर्स बताए थे, मैंने आपको बोला था 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। 4 फंडामेंटल अगर फोर्सेस होते हैं, 3 की बात हमने कर ली, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर ली, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर ली, वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट फोर्स की, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट फोर्स की, विच इज द इलेक्ट्रो, जस्ट अ मिनट, ओके, विच इज द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ओके।
जो लास्ट फोर्स जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? फोर्स तो ठीक है, ठीक है, फोर्स क्या सभी फोर्सेस के अंदर आ रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर हमें दो वर्ड्स दिख रहे हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, यानी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, यानी कि ये किससे रिलेटेड है? मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनमें एक चीज कॉमन है, वो है चार्ज। ठीक है, इनके अंदर जो कॉमन है वो क्या है? चार्ज। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इट एक्ट्स ऑन, ठीक है, इट एक्ट्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, इट एक्ट्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर क्या करता है? बेसिकली एक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करता है। ये आपको याद रखना है, ये किसके ऊपर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट एक्ट्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स। दूसरी बात ये, ठीक है, दूसरी बात ये कि इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट। यानी कि इस चीज में ये किससे सिमिलर हो गया? इस चीज में ये सिमिलर हो गया हमारे कौन से फोर्स से? जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। सबसे पहले कौन सा फोर्स पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक बात जो हमें यहाँ पे कॉमन निकल के आई वो क्या है कि इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भी देखो, डिफरेंस ये आया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है बिटवीन एनी टू मासेस, एनी टू मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इट एक्ट्स ओनली बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स और इट एक्ट्स ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं, यहाँ पे लिखें सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड, अब मैंने इसको ईएम लिख रही हूँ। ठीक है, ईएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है बच्चों कि बोथ हैव इनफाइनाइट रेंज। इनकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है, यानी कि ये इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे एक्ट कर सकते हैं जितने पे आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब अगर बात की जाए डिफरेंसेस की, तो डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में? डिफरेंस देखो अब क्या होता है। डिफरेंस की अगर बात की जाए तो डिफरेंस अगर बात की जाए ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात की जाए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये क्या करता है? एक्ट्स बिटवीन एनी टू मासेस, किन्हीं भी दो मासेस के बीच में, किन्हीं भी दो मासेस के बीच में ये क्या करेगा? एक्ट करेगा। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये क्या करता है? इट एक्ट्स ओनली ऑन चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज होगा तो ये एक्ट करेगा, चार्ज नहीं होगा तो ये एक्ट नहीं करेगा, ये प्ले में आएगा ही। इट विल
not come into play if charge is not present. ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हमने क्या कवर किया, हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात की, बेसिक ओवरव्यू लिया और उसी के साथ में हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस की बात हमने कंप्लीट कर ली। अच्छा, हमें एक और बात भी समझ में आई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, दोनों ही फोर्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही फोर्स के बीच में एक सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। ये भी लिख लो, ठीक है, ये भी लिख लो, सिमिलैरिटी बिटवीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सिमिलैरिटी क्या थी इनके बीच में बताओ? सिमिलैरिटी ये थी कि बोथ आर शॉर्ट रेंज फोर्स, बोथ आर शॉर्ट रेंज फोर्स, ये सिमिलैरिटी थी। अच्छा, डिफरेंस क्या था? डिफरेंस की अगर बात की जाए तो डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये क्या है? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स था, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो था, इट इज वेरी वीक फोर्स, ठीक है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स था, इट इज वेरी वीक फोर्स, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या हो गया? ये इनके बीच में हो गया एक डिफरेंस, ठीक है। और हम लोगों को एक और बात पता चली थी, ये वेरी वीक फोर्स है, ये हमें पता चल गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक और बात लिख लो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें एक और बात जो पता चली वो ये है कि ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ये आपको याद रखना है। क्यों है? क्योंकि इतनी लॉन्ग रेंज के ऊपर काम करने के बाद भी ये क्या नहीं कर पा रहा, बेसिकली उस लेवल पे जो है अट्रैक्शन नहीं शो कर पा रहा कि वो दोनों जाके चिपक जाए। अब सोच के देखो ना, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और एक और इंसान खड़ा है, हमें पता है कि 2 मासेस हैं और उनके बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन, एक अट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छे खासे मासेस हैं हमारे अंदर, ठीक है, हमारा वेट अच्छा खासा है, अट्रैक्शन भी है। फिर भी ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एक इंसान दूसरे से जाके चिपक जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। यानी कि ये जो फोर्स है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। ये क्या है? इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। तो हमें ये पता चल गया वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लिख दें यहाँ पे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? जस्ट अ मिनट, यस, वीकेस्ट फोर्स जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्ट्रॉन्गेस्ट जो है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओके, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अभी हमने बेसिक ओवरव्यू की बात की जनरल साइंस के सिलेबस की, जिसके अंदर फिजिक्स का सिलेबस हमने डिटेल में कवर कर लिया और साथ में हमने फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को काफी डिटेल में कवर कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, ठीक है। आप लोग अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और एक एक डाउट जो है लिया जाएगा, एक एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। That's all for this part. I hope आपको समझ में आया हो, ठीक है। I'll meet you with the next part of a new topic. Keep learning.